जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कल की क्लास में हमने MS एक्सेल के बारे में जो भी बातें जानी वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे होंगे अपने एक्सेल के पार्ट 2 में। तो प्लीज एक बार मुझे सभी भाई, सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। चलिए, ठीक है जी। चलो बिल्कुल, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। बिल्कुल जल्दी से जुड़ेंगे सभी दोस्त, फिर शुरू करते हैं। MS एक्सेल में हमने कल बहुत सारी बातें जानी, आज की क्लास में भी हम कई सारी बातें जानेंगे। और आज की क्लास में जो बातें हैं वो समझने वाली ज्यादा हैं, है ना। हालांकि कल की क्लास में भी थी, आज की में भी है ना। तो नोट मत करना, समझना ज्यादा, पूरा फोकस आपका फोन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो देखेंगे कि द पेन यू फील टुडे, द पेन यू फील टुडे इज दिस स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। यानी कि जो दर्द आज आप महसूस कर रहे हो यही तुम्हारी क्या बनेगा, ताकत बनेगा आने वाले दिनों में। अभी आप देखते हैं कि आप रात में पढ़ रहे हैं या दिन में पढ़ रहे हैं, पूरे पूरे टाइम बैठे बैठे हमारी कमर दर्द कर जाती है। जो अच्छे बच्चे हैं, आप में से सभी अच्छे बच्चे नहीं है, क्योंकि बस क्लास देख ली और फिर घूम रहे हैं इधर उधर, रील देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। नहीं, जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देते हैं, उनका सर दर्द करने लगता है, उनका पेट दर्द करने लगता है, पीठ दर्द करने लगती है, फिर भी वो पढ़ते हैं लगातार। तो जो दर्द वो आज महसूस कर रहे हैं यही दर्द आपकी कल स्ट्रेंथ बनेगी। जितना आप किताबों के नीचे सर झुकाओगे उतना ही सर आपका आने वाले समय में फक्र से ऊंचा रहने वाला है, ठीक है। तो इस दर्द को क्या है, अपनी ताकत बनने तक बस लगे रहो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेल रेंज की। सेल रेंज क्या होता है जी, है तो आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी जो रेंज है ना वो वहां तक है, इतनी दूर तक फैली हुई है। रेंज का मतलब क्या होता है कि थोड़ा अधिक एरिया, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो रेंज का अर्थ MS एक्सेल में क्या होता है कि मान लो ये एक सेल है, तो ये एक अकेली सेल है, ठीक है। मान लो ये है A1, ये है B2, ठीक है। इस तरह से ये हमारी क्या है, सेल है कुछ। अब एक्टिव सेल ये है, ये वाली प्रेजेंट में एक्टिव हो रखी है, मतलब ये सिलेक्ट है। मैं अगर यहां से लेकर यहां तक की इन चारों सेलों को सिलेक्ट कर लूं तो ये एक एरिया सिलेक्ट हो गया, और इसे हम सेल रेंज कहेंगे, और इसे हम दिखाएंगे A1 कोलोन यानी अनुपात का साइन B2 से। ये होती है हमारी सेल रेंज, यानी कि जितना एरिया हम यहां पर कवर कर रहे हैं वो कैसे, तो देखेंगे। एक या एक से ज्यादा सेल के समूह को क्या कहा जाता है, सेल रेंज कहा जाता है, ठीक है। सेल रेंज क्या होती है, समझ में आया। बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को सेल रेंज कहा जाता है। यानी कि सेल रेंज ऐसे हो सकती है, सेल रेंज ऐसे हो सकती है ना। लंबाई चौड़ाई दोनों में क्या है, आपकी जो भी एक सेल उसके अंदर आ रही है वो सभी कवर है, ठीक है। सेल रेंज को किससे डिनोट करते हैं, किससे दिखाते हैं, तो जो अनुपात का साइन होता है ना, जो रेशियो का साइन होता है उससे शो करते हैं, ओके। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ऐसे कि बताओ MS एक्सेल में कौन सा विकल्प B1 से B5 की रेंज दिखाता है। अगर मुझे MS एक्सेल में B1 से B5 तक की रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या टाइप करूंगा, बताएं एक बार, बताएंगे। B1 से B5, वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से। MS विच ऑप्शन, इसे काट दो, विच ऑप्शन शोज द रेंज B1 टू B5 इन एक्सेल, तो आप क्या कहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, B1 से B5 की रेंज को दिखाने के लिए हम यहां पर B1 और B5 ऐसे लिखेंगे, बस यही इतना सा उत्तर है, इतना सा उत्तर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम MS एक्सेल में रेंज सिलेक्ट करते हैं तो जो सेल आपने पहले सिलेक्ट की है उसका नाम हमें नेम बॉक्स में शो होता है। क्या मतलब है जी इस बात का,
इस बात का मतलब है, देखो ये सवाल आपसे पूछा गया, क्या सवाल है ध्यान से पढ़ना। यदि एमएस एक्सेल में B5 से लेकर D12, B5 से लेकर D12 तक की रेंज को सिलेक्ट किया जाता है तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस शो होगा, बताओ। बताएंगे, आसान है, बताओ जल्दी से। आपसे कहा जा रहा है इफ B5 colon D12 रेंज इज सिलेक्टेड इन एमएस एक्सेल देन विच सेल एड्रेस विल शो इन द नेम बॉक्स, तो आप क्या कहेंगे। बताओ। तो आपको यहां पर याद रखना है पहला कौन सा आ रहा है B5, तो B5 इसका उत्तर हो जाएगा। बस इतना सरल सवाल है। बताओ इससे सरल सवाल कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यदि एमएस एक्सेल में E10 से Z10 रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस होगा, बताओ। आसान है, अगर आप सेल रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तो जो आपने पहले सिलेक्ट किया है वो आपको नेम बॉक्स में शो होगा, बस इतना सा। और ये सवाल पूछे गए हैं, ऑप्शन 4 अलग अलग दिए जाएंगे, B5 D12 है ना, 12D 5B ऐसे, तो आप समझ जाएंगे B5। अगले का आंसर क्या हो जाएगा, तो आसान है E10। क्या हो जाएगा आंसर, E10 इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है समझिएगा। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे कैलकुलेशन करवाता है एग्जाम हॉल में। कैसे, ये सवाल सेम टू सेम ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको समझना होगा। सबसे पहले तो क्या चीज है, देखो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेल निकालनी है किसी रेंज में, हमें कोई रेंज दी गई है, हमें कोई एरिया दिया गया है और उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ सेल अगर हमें काउंट करनी है तो हम कैसे करेंगे उसे काउंट, हमें कैसे पता लगेगा इतनी रेंज के अंदर कितनी सेल होंगी। और ये आपसे एग्जामिनर पूछता है, और आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा तो अब पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा ये एक फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सेल बराबर कॉलम गुणा रो, यानी कि जितने कॉलम है और जितनी रो है उनका अगर हम गुणा कर देंगे, जितने कॉलम है और जितनी रो है अगर हम उनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल आएंगी। क्लियर है, यस और नो मुझे बताएंगे एक बार सभी दोस्त, बताओ। ठीक है जी, चले। सर रिवीजन के बाद भी टेस्ट में कंप्यूटर का स्कोर बहुत कम आ रहा है, वो इसलिए कम आ रहा है क्योंकि जिस टाइम मैं जो पढ़ाता हूं उस टाइम आप वो नहीं पढ़ते हैं और आप इसी प्रकार के पीछे का कोई भी कमेंट करते हैं। जैसे अभी मैं लगातार देख पा रहा हूं कि आप लगातार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों, मत करो। ये सवाल telegram.group में पूछने वाला है, वहां पर पूछो। ठीक है, यहां पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वहां पर फुल फोकस करो। हम 10 बार पढ़ लें किसी चीज को, हमारे सामने फोन चल रहा है लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर है, कहीं कटोरी गिर गई उधर दिमाग चला गया, कहीं सब्जी वाले ने वाल लगा दी उधर दिमाग चला गया, तो उसे पढ़ना नहीं कहते, उसे खुद को बेवकूफ बनाना कहते हैं। हमें फुल फोकस के साथ पढ़ना है। एक ही बार क्लास देखो लेकिन पूरा ध्यान आपका सामने ही होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, हल्का सा पसीने की बूंद क्या टपकी, उधर खुजली मच गई, यहाँ पे मक्खी काट गई कि मच्छर काट गया और क्लास सामने चल रही है, हमें लग रहा है हमने 2 बार क्लास देख ली, इससे कोई फायदा नहीं होता। समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो यहां पर कमेंट नहीं करना है, करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी, चले। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, समझो। टोटल नंबर ऑफ सेल इन सिलेक्टेड रेंज निकालने के लिए कॉलम व रो की संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने A1 से लेकर A10 तक की रेंज को सिलेक्ट किया है तो टोटल कितनी सेल सिलेक्ट हुई होंगी उसके अंतर्गत, बताओ। तो टोटल कितनी रेंज सिलेक्ट हुई होंगी उस रेंज के अंतर्गत बताएंगे। अब मुझे बताओ यहां पर कॉलम क्या है, ए, यहां पर कॉलम क्या है, ए, यानी कि कॉलम एक ही चल रहा है, यानी कि ए यानी कि 1, तो कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 1। रो 1 से लेकर 10 तक पहुंच गया, यानी कि रो की संख्या हो गई कितनी, 10, यानी कि टोटल रेंज कितनी हो गई इसकी, 10। टोटल सेल कितनी होंगी इस रेंज में, तो 10 होंगी। कितनी होंगी, टोटल रेंज जो है आपकी वो 10 होंगी। ठीक है, चले। इसके बाद हम देखेंगे A1 से लेकर C5। अब A1 से लेकर C5,
अब बताओ कितने कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं, जो यहां है वो भी काउंट होगा, जो यहां है वो भी काउंट होगा, यानी कि ए और सी के बीच यानी कितने टोटल होंगे, तो हम कहेंगे 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 3, ए बी और सी। और रो कितनी है? तो 1 2 3 4 5, 1 से 5 यानी कि 5। तो अब यहां पर कितने हो गए टोटल सेल? तो A1 से C5 तक की अगर हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल 15, तो टोटल 15 सेल सिलेक्ट होती हैं। ओके, मुझे बताओ अगर मैं A8 से लेकर E8 तक की रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो कितनी सेल उसके अंतर्गत आएंगी? बताएं। यदि मैं A8 से लेकर E8 तक की रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो उसके मध्य कितनी सेल आएंगी? बताएं, है ना, कितनी टोटल सेल होंगी? तो हम क्या कहेंगे? ए से ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि ए बी सी डी ई यानी कि 5 गुणा, बताओ क्या होगा? बताओ। वेरी गुड। तो देखो कोई 320 बता रहा है आंसर, कोई 40 बता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही सत्यानाश करते रहो सभी चीजों का। भाई मेरे यहां पर क्या लिखा है? 8। यहां पर क्या लिखा है? 8, यानी कि रो एक ही रो है, यानी कि रो जो है वो एक ही है। तो उत्तर क्या होगा इसका? 5 होगा। कोई 40 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 64 दे रहा है और खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमने आंसर पहले दे दिया, सभी गलत है 40 वाले। क्यों होंगे 40? बात समझो ना। यहां पर देखो, ए से ई यानी कि 5, ए बी सी डी ई, 8 से 8, यहां भी 8वीं रेंज है, यहां भी 8वीं रेंज है, तो रो तो एक ही हुई ना, अलग थोड़ी ना हो गई। यहां पर देखो, ए 8 यहां से यहां तक है, देख लो, लो आंसर आपका ये गया। ए 8 से ई 8 तक की रेंज सिलेक्ट है, ठीक है। अब रो तो एक ही है ना, बस कॉलम ही तो बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये गई आपकी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी सी कठिन आपको लगेगी लेकिन समझनी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको? अब A8 से E8 क्यों है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ A1 से लेकर E8 तक टोटल कितनी, अगर हम A1 से E8 तक की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल कितनी सेल काउंट होंगी? बताओ तो टोटल कितनी सेल होंगी? इस प्रकार के सवाल एग्जामिनर पूछने लगा है, तो भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन मैं समझा करके ही मानूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बताओ जल्दी से। अगर हम A1 से लेकर E8 तक की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल कितनी सेल आएंगी? टोटल कितनी सेल कवर हुई होंगी इसमें? अब एक तरीका तो ये एक एक करके गिनो, या फिर आप खुद देखो, ए से ई यानी कि ए बी सी डी ई यानी कि 5 कॉलम हो गए, और 1 से 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8। तो अब यहां पर जो उत्तर है वो आएगा 40। क्या आएगा? यहां पर जो उत्तर होगा वो आएगा 40। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं L10 से T20 तक की रेंज को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो टोटल कितनी सेल सिलेक्ट होती हैं? अगर आपने मुझे इसका जवाब दे दिया तो यकीन मानो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं ये मानूंगा कि आपको बात समझ में आ गई है। बताओ, अगर L10 से लेकर T20, L10 से लेकर T20 तक की रेंज को यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो टोटल कितनी रेंज, कितनी सेल इसके बीच में सिलेक्ट हुई होंगी? बताओ तो एक बार जल्दी से। बिल्कुल बताएंगे जल्दी। अब देखो कैसे करेंगे। L से T, तो याद रखना हम गलती क्या करते हैं, हम कहेंगे L की वैल्यू 12 है और T की वैल्यू 20 है, 12 में से 20 घटा देंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा कतई नहीं करना, होशियार ज्यादा नहीं बनना है, समझो। L भी काउंट होगा, T भी काउंट होगा, 10 भी काउंट होगा, 20 भी काउंट होगा। मतलब L, L के बाद क्या आता है बताओ? L M N O P Q R S T,
यानी कि यहां से यहां तक कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 तो कॉलम है। अब 10 से 20 में कितनी है, तो हम कहेंगे भैया, हम कहेंगे ये तो 10 होंगे 20 में 10 के, नहीं 10 भी काउंट होगा, यानी कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11, यानी कि इसका जो उत्तर है वो होगा 99। कितना होगा, 99 होगा। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, बाकी सब एक तरफ से लाइन लगाकर गलत हैं। अब और कुछ दोस्तों का सही आने लगा है, बाकी मैक्सिमम गलत है। गलती समझ में आ रही है आप कहाँ कर रहे हो, आप ना तो एल को काउंट कर रहे ना 10 को काउंट कर रहे, आप एल के आगे, भैया रेंज में ये भी काउंट है, ये भी काउंट होता है, समझो। ठीक है, तो 9 गुणा 11 होगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो एक और उदाहरण ले लो और मुझे बताएंगे कि यदि मैं यहां पर E8 से लेकर, सॉरी ई, अगर मैं यहां पर E8 से लेकर के और L15 तक सेल पूछूं कितनी आएंगी, तो बताओ मुझे। बस ये लास्ट है, इसके आगे मैं नहीं समझाऊंगा, जिन्हें समझ में आ गया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखना। ठीक है, बताएं जल्दी से। यदि सेल E18 से L15 तक की सेल रेंज को सिलेक्ट किया जाए तो टोटल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी, बताओ, बताएंगे, तो टोटल कितनी सेल आपकी सिलेक्ट होंगी। ठीक है, बताएं एक बार जल्दी से, टाइम ले लो थोड़ा सा, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड। अब देखते हैं, कुछ लोग 64 आंसर दे रहे हैं, कुछ 49 दे रहे हैं, समझो। ई से एल, यानी कि ई भी काउंट होगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तो कॉलम हो गई, और 8 से लेकर 15 तक, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8, यानी कि अब उत्तर क्या हो गया हमारा, 64 हो गया। क्या उत्तर हो गया, 64, जो कि ज्यादातर दोस्तों का आ रहा है। इसका मतलब अब आपको बात समझ में आ गई है, इसी के लिए मैं अब आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं कि अब आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों को समझते हैं। क्या है जी अन्य चीजें, एक्सेल में नंबर लिखें तो राइट अलाइनमेंट आता है, और एक्सेल में टेक्स्ट लिखें तो लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखना स्टार्ट होता है। क्या मतलब है जी, राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब कि ये एमएस एक्सेल की एक सेल है। ठीक है, इसमें अगर आप राम लिखेंगे, यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो दाईं ओर से बाईं ओर से लिखना शुरू होगा, यानी कि बाईं ओर में अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहां पर कोई नंबर लिखेंगे, मान लो मैंने यहां पर 100 लिखा, तो वो अपने आप ही इधर साइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, तो वो अपने आप ही इधर साइड में आता है, राइट अलाइनमेंट में। ठीक है, बताएंगे एक बार। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये सीधी सीधी आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है और बहुत इजी है, कि एमएस एक्सेल में नंबर लिखें तो राइट अलाइनमेंट में आते हैं, और यदि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन से लिखना शुरू होते हैं या लेफ्ट अलाइनमेंट में आते हैं। अच्छा, अब आपका एक डाउट होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं A1B2 तो क्या होगा, तो भी वो लेफ्ट ही रहेगा, सिर्फ ओनली नंबर होंगे, ओनली नंबर होंगे तो राइट हैंड पे जाएगा, नहीं तो लेफ्ट ही रहेगा। कैसे, तो देखो ऐसे, जैसे मैंने यहां पर एमएस एक्सेल ओपन करा, ठीक है, मैंने यहां पर एमएस एक्सेल को ओपन किया और यहां पर हमने टाइप करा राधे, तो आप देखेंगे कहाँ है, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर यहीं पर मैं टाइप करता हूं 500, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पहुंच गया राइट। समझ में आया आपको, टेक्स्ट है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, और आपका नंबर है तो राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम कहें राम 1,
तो ये लेफ्ट रहेगा। ठीक है, 1 के साथ अगर आप कुछ भी लगा देते हैं, अगर आप 1 के साथ में कोई और चीज भी लगाते हैं तो वो कहाँ रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। अगर ओनली नंबर होंगे तो ही वो राइट में जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, इस बात को याद रख लेना, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे यहां पर सिलेक्ट सेल। यानी कि देखो, एक्सेल में या कंप्यूटर पर तेज काम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किस चीज की, शॉर्टकट कीज की। यानी कि यदि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, यदि आपको कोई कंप्यूटर चलाता हुआ देखे और उसे लगे कि इसे तो भैया बहुत ही होशियार आदमी है ये, तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। क्योंकि जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो माउस का प्रयोग बहुत कम करते हैं, वो शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि कीबोर्ड से काम ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा देर तक होता है, स्पेशली जब डेटा एंट्री वगैरह जैसे काम होते हैं तब, है ना। बार बार माउस हमें नहीं पकड़ना होता, जिससे कि हमारी जो स्पीड होती है वो कम नहीं होती। ठीक है, तो बात आती है कि सेल को सिलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले समझना कि यदि आपने कोई सेल सिलेक्ट की हुई है, यानी कि आप एक्टिव सेल पर हैं, यदि आप एक्टिव सेल से शिफ्ट बटन दबाकर किसी और अन्य सेल पर क्लिक करते हैं तो रेंज सिलेक्ट हो जाती है। उसके बीच में जितनी भी सेल आएंगी वो सभी काउंट होंगी। यानी कि लगातार सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, शिफ्ट बटन दबाकर। कैसे, शिफ्ट बटन दबा करके। यानी कि मान लो कि ये हमारा एमएस एक्सेल है, मानो ये हमारा एक्सेल है, ठीक है, और मैंने इस सेल पर क्लिक किया। अब अगर मैं नॉर्मली इस सेल पे क्लिक कर दूंगा तो ये वाली हट जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट बटन दबाकर इस वाली पे क्लिक करूंगा तो यहां से यहां तक की ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। यहां से रेड कलर से कर देता हूं, देखो, अगर मैंने सिर्फ इस सेल पे क्लिक किया है, ठीक है, और फिर मैं सिर्फ इस पे क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव सेल हटकर ये हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इस सेल पर क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबाए रखा और यहां पर क्लिक किया तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं जो भी बदलाव करूंगा वो इस पूरी रेंज में होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद देखो, यदि आप लगातार सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट बटन दबाना होगा। कौन सा बटन दबाना होगा, तो आपको शिफ्ट बटन दबाना होता है, लगातार सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूर दूर की भिन्न भिन्न या अलग अलग सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करना होगा। कैसे, तो आपको कंट्रोल बटन दबाना होगा। बात समझ में आई, कैसे देखेंगे, बताएं एक बार, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को। बताएंगे एक बार, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई। देखें, जैसे मैंने यहाँ पर एम एस एक्सेल खोला हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एम एस एक्सेल पोर्ट खोला हुआ है तो आप देखेंगे कि मैं इस सेल पर हूं अभी, मान लो ये मैंने कलर करा, इस सेल पर हूं। अब अगर मैं इस सेल से, अब अगर मैं इस सेल्स पर क्लिक करके और शिफ्ट बटन दबाकर यहां पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, उतनी रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। माउस से क्लिक करना रहता है, शिफ्ट से यहां तक। अब आप जो भी बदलाव करोगे तो ये लगातार सेल हो रही है, कैसी हो रही है, लगातार। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि एक सेल ये सिलेक्ट हो, एक सेल ये सिलेक्ट हो, एक सेल ये सिलेक्ट हो, तो दूर दूर की सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन दबाते हैं। कौन सा, कंट्रोल्स बटन दबाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात याद रखना। इसके बाद बात आती है शिफ्ट प्लस राइट एरो। यानी कि यदि आप एक्टिव सेल से दाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो, यदि आप एक्टिव सेल के दाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ राइट बटन दबाओ, और अगर आप बाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबाओ। कैसे, देखो, जैसे मेरा कर्सर यहां है और मैं शिफ्ट के साथ में राइट बटन दबाऊंगा तो ये सेल
और ये सेल दोनों सिलेक्ट होंगे, एक राइट हैंड की एक सेल। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो क्या होगा, तो बाईं ओर की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां पर मेरी एक्टिव सेल है इसके राइट में जितनी भी सेल है वो सारी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाऊंगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाऊंगा, और अगर मुझे जहां पर मैं मौजूद हूं, जिस सेल पर मैं मौजूद हूं, वहां से बाईं ओर की सभी सेल सिलेक्ट करनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाऊंगा। तो आप देखेंगे यहां से लेकर इधर तक की सारी रेंजेस सिलेक्ट हो गई है, सारी सेल सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो क्या है, वर्तमान सेल से दाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो क्या है, एक्टिव सेल से बाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो क्या है, तो वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। ये चारों ही चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझा चुका हूं। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ेंगे। शिफ्ट प्लस अप एरो, देखो अगर शिफ्ट के साथ अप एरो दबाओगे तो सिर्फ एक एक सेल सिलेक्ट होगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अप एरो दबाओगे तो जिस कर्सर पर अभी आप हो, जिस सेल पर आप हो, उस सेल से लेकर सबसे पहली ऊपर तक की सभी सेलों को सिलेक्ट कर देगा। और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाओगे तो जिस सेल पर आप सिलेक्ट हो उससे लेकर नीचे तक की, बिल्कुल बेस तक की सेल को सिलेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये आपको चारों ही शॉर्टकट कीज लगभग लगभग एक जैसी हैं, समझ में आ गई होंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो यानी कि टोटल 8, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो यानी कि एक्टिव सेल से नीचे की ओर की सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, यहां पर डाउन लिख लेंगे एक बार। डाउन एरो तो वर्तमान सेल से नीचे की ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए ये होता है। बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताएं एक बार। देखो मैंने क्या क्या बताया। अगर आप शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते हैं, ठीक है, यहां चारों ही ले लो। अगर राइट दबाओगे, लेफ्ट दबाओगे, अप दबाओगे, डाउन दबाओगे तो एक साइड की एक ही सेल सिलेक्ट होगी। अप दबाओगे तो राइट साइड की, अप दबाओगे तो ऊपर की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी, डाउन दबाओगे तो नीचे की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी, राइट दबाओगे तो राइट हैंड की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट हैंड की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो दबाते हैं कोई सा भी, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो प्रेस करते हैं तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो डाउन एरो करते हैं तो मान लो आप इस सेल पर हो और इससे ऊपर टोटल 5 सेल हैं, तो ये पूरा एरिया एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डाउन एरो दबाते हो और नीचे तक इतनी सेल है तो ये पूरी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी यहां से यहां तक की। अगर आप यहां पर हैं और आप राइट एरो दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो बिल्कुल लास्ट की जो होगी वो सब हो जाएंगी, और अगर आप लेफ्ट एरो दबाते हैं तो बिल्कुल लास्ट की जो होंगी सब हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बताओ बात समझ में आई यहां तक कि या नहीं आई, जल्दी से मुझे कंफर्म करें एक बार सभी दोस्त बताएंगे। बताएंगे एक बार यहां तक की सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। जब आप लोगों का कंफर्मेशन आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए। सर एमएस एक्सेल की फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है, कोई बात नहीं भाई, अभी जैसी क्लास खत्म होगी तो मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगा और वो
वो ठीक कर देंगे उसे, ठीक है। तो तब तक आप इसे पढ़ो। इसके बाद देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। ये शॉर्टकट की MS वर्ड में तो हुआ करती थी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, लेकिन ये शॉर्टकट की MS एक्सेल में होती है किस लिए? ये शॉर्टकट की MS एक्सेल में होती है डुप्लीकेट के लिए। कैसे डुप्लीकेट समझेंगे, देखो। जैसे मैं मान लो मैंने यहां पर थोड़े कुछ बदलाव किए हैं और मैंने यहां पर लिखा कृष्ण, ठीक है। मैंने इस सेल में थोड़ा सा क्या लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जैसा ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे वाले सेल में भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक शॉर्टकट की दबाएंगे जिसका नाम होता है Ctrl+D, यानी कि ऊपर वाली सेल को डुप्लीकेट कर लेगा नीचे वाली सेल में। तो Ctrl+D मैं जैसे ही आपके सामने दबाऊंगा, Ctrl+D जैसे ही दबाऊंगा, तो जो ऊपर वाली सेल में था वो जस्ट नीचे वाली सेल में आपका आ चुका है। कुछ यही बात यहां पर लिखी, देखो बात कितनी छोटी सी है, लेकिन क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि आप बाद में, है ना, चलो ठीक है। क्योंकि अब बाद में क्या होता है, बाद में आपको रिवीजन करना होता है, इसलिए इतनी बड़ी बातें लिखनी है, नहीं तो सिंपल है। इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट सेल। अच्छा, Ctrl+R क्या होता है जी, तो राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए एक्टिव सेल के बाईं ओर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, देखो। अभी तो बात थी अभी तो बात थी कि ऊपर वाली सेल को नीचे वाली में डेटा को लाने के लिए, लेकिन ये राइट साइड की सेल है, मैं चाहता हूं जो इस सेल के लेफ्ट में है वो इसमें आ जाए, तो मैं Ctrl+R बटन दबाऊंगा। कौन सा आर बटन दबाऊंगा, Ctrl+R बटन दबाऊंगा, ठीक है। कौन सा बटन दबाऊंगा, Ctrl+R, ठीक है। तो आप यहां पर समझे, जो इधर लिखा है लेफ्ट में उसे राइट साइड वाली सेल में भरने के लिए हम Ctrl+R बटन का प्रयोग करते हैं, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये Ctrl+R है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, याद रखना ये दोनों शॉर्टकट कीज हैं आपकी, Ctrl+स्पेस बार। यदि आप अपने MS एक्सेल में कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा देते हैं, यदि आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा देते हैं, तो पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाता है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो पूरी पंक्ति यानी कि पूरी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप Ctrl+Shift+स्पेस बार दबाते हैं तो पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, और इसके स्थान पर आप Ctrl+A बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+A का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या मतलब जी, समझेंगे एक बार, देखो। जैसे मान लो मैं इस M वाली सेल पर हूं, मैं इस M वाले को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि M की जो पूरी लाइन है, पूरा जो कॉलम है, ये पूरा सिलेक्ट हो जाए, इस पूरे में मुझे कोई कलर देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल के साथ ये वाला स्पेस बटन दबाऊंगा, और आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी कॉलम्स हमारी यहां पर सिलेक्ट हो गई। आपको जो भी इसमें करना है वो कर सकते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरी सेल सिलेक्ट है इसका रो सिलेक्ट हो जाए, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाऊंगा, और आप देखेंगे कि शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाया और मैंने यहां पर भी कलर दे दिया, तो अब ये पूरा कॉलम, जितने भी कॉलम है, जितनी भी वो है, इन सब में हमारा ये भर गया कलर, ठीक है। तो शिफ्ट स्पेस बार क्या होता है, शिफ्ट स्पेस बार होता है हमारा पूरी रो को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल स्पेस बार क्या होगा, पूरे कॉलम को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+Shift+स्पेस बार क्या होता है, कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, और यही काम आप कर सकते हैं Ctrl+A बटन दबाकर। कैसे, यही काम आप कर सकते हैं Ctrl+A बटन को भी दबाकर, ठीक है जी। बताएंगे क्लियर और नो, बताएंगे यस और नो, यहां तक बात क्लियर आप सभी को, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। क्या टैब बटन क्या करता है MS एक्सेल में, और शिफ्ट टैब बटन क्या करता है MS एक्सेल में।
ठीक है। एमएस एक्सेल में टैब बटन का क्या काम होता है और शिफ्ट टैब बटन का क्या काम होता है, तो देखो समझना। होता क्या है, लो मान लिया हमने कि ये हमने एक एमएस एक्सेल की सीट बनाई, कुछ ऐसे। देखो जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हो ना, मान लो ये कोई ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिखना है लास्ट नेम, यहाँ पर लिखना है फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है अपना एड्रेस, ऐसे करके मान लो कोई फॉर्म है हमारे पास। अब आप अगर आपका कर्सर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो, मान लो आपने लिख दिया, अब आपको अगले वाले डिब्बे में जाना है तो आप टैब बटन दबाओगे यहाँ आने के लिए। कौन सा बटन दबाओगे, टैब। इसमें भी भर दिया, अब यहां से फिर अगले में आने के लिए क्या दबाओगे, टैब। फिर यहां से फिर अगले में आने के लिए क्या दबाओगे, टैब। तो टैब बटन दबाकर हम दाईं ओर की या नेक्स्ट साइड की अगले सेल में जाते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब एड्रेस, मुझे लगा फादर नेम में कुछ गलती हो गई, मुझे यहां से वापस पीछे जाना है तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस टैब। कौन सा, तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस टैब। अगर मुझे यहां से भी पीछे जाना है तो मैं फिर दबाऊंगा शिफ्ट प्लस टैब। यहां से फिर उधर जाना है तो मैं फिर दबाऊंगा शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस सेल पर हूं और यहां से मुझे इधर जाना है तो मैं टैब बटन दबाऊंगा, यहां से फिर इधर जाना है तो मैं फिर टैब बटन दबाऊंगा। लेकिन अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा, तो मैं शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाऊंगा। और यहां से फिर यहां जाना है तो फिर अगेन मैं शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाऊंगा। तो ये बात समझ में आई आपको, यानी कि अगली या नेक्स्ट या दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए टैब, पिछली या आपकी प्रीवियस या मैं कहूं बाईं ओर की सेल पर जाने के लिए शिफ्ट टैब। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, अभी थोड़ी देर में चल जाएगी, तब तक आप इसे देखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और होता है एमएस एक्सेल में एंटर बटन। अगर आप यहां पर मौजूद हैं और यहां से आपको नीचे आना है तो आप एंटर बटन दबा दो। आप यहां पर मौजूद हैं, यहां से नीचे आना है, आप एंटर बटन दबा दो। लेकिन यदि आप यहां मौजूद हैं और आपको यहां जाना है तो आप शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाएंगे, तो आप शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, टैब दबाने की जरूरत नहीं है, एरो ये बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप समझ लो ये सब चीजें। टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए, अगली सेल पर जाने के लिए होता है प्रोसेसिंग द टैब की मूव्स टू द सेल द राइट एंड नेक्स्ट सेल। बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए होता है शिफ्ट प्लस टैब हमारा। एंटर बटन होता है नीचे की सेल पर जाने के लिए और शिफ्ट एंटर होता है हमारा ऊपर की सेल पर जाने के लिए। तो क्या ये सभी बातें आपको समझ में आई? बताओ, क्या ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई? ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना, ये आपसे एग्जाम में कईयों बार पूछ ली जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कि सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं हर छोटी छोटी चीज समझाने के बाद आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूं, जिससे कि किसी भी बच्चे के मन में ये ना रह जाए कि लो सर तो वैसे ही बढ़ाकर आगे बढ़ गए, समझ में कुछ आया नहीं। ठीक है जी, बताएं। हाँ ठीक है, बताएं आगे। बाकी यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सब जब हमारा एमएस एक्सेल चैप्टर खत्म होगा तो हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब है हमारे पास एक होम बटन होता है। कौन सा? होम बटन। होम बटन एमएस वर्ड में क्या काम करता था, बताओ। कितने दोस्तों को याद है कि एमएस वर्ड में जो होम बटन था उसका क्या काम था और जो एंड बटन था उसका क्या काम था, बताओ। बताएंगे एक बार जल्दी से। तो आप कहेंगे एमएस वर्ड में जो होम बटन होता है वो कर्सर जहां पर भी मौजूद हो उस लाइन की शुरुआत में कर्सर को ले जाएगा, और जो एंड बटन होता है वो कर्सर कहीं पर भी मौजूद हो लाइन के अंत में ले जाएगा, ठीक है। चलो, अब होम बटन क्या काम करेगा, देखो। होम बटन दबाने से मौजूदा रो की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, यानी रो की संख्या वही रहेगी लेकिन कॉलम हमेशा ए हो जाएगा। उदाहरण क्या है, समझो। देखो पहले कहना क्या चाह रहा है, समझना। मान लो अभी आप कहीं पर भी मौजूद हो, कहीं पर भी एक्स वाई जेड। मान लो मैं यहां पर पी वाली इस पर मौजूद हूं, ठीक है, यहां पर हूं। जैसे ही मैं होम बटन दबाऊंगा
तो ए कॉलम, रो वही रहेगी, कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये होम बटन है। ठीक है जी। उदाहरण, यदि वर्तमान में D9 सेल सिलेक्ट की है और हम होम बटन दबाते हैं तो बताओ कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे। तो बताओ अब हम जिस सेल पर पहुंचेंगे उस सेल का नाम क्या होगा। इफ सेल D9 इज करंटली सिलेक्टेड एंड देन द होम बटन इज प्रेस्ड, विच सेल वी रीच। बताओ। तो आप क्या कहोगे कि यदि वर्तमान में D9 सेल सिलेक्ट है और होम बटन दबाते हो तो D9 तो 9 का 9 रहेगा, ये A9 हो जाएगा। कॉलम ऑलवेज पहला हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा है। यदि वर्तमान में G24 सेल सिलेक्ट है और होम बटन दबाया जाता है तो कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे बताओ। तो कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे बताओ। अगली वाली का G24 पर है और होम बटन दबाते हैं तो कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे। तो 24 का 24 रहेगा, A24 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यदि वर्तमान में इस सेल पर सिलेक्ट हैं और होम बटन दबाते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे। XY 4569, तो नंबर वही रहेगा 4569 और पहले पे पहुंच जाएंगे यानी कि A 4569। ठीक है, होम बटन दबाने से पहले कॉलम पहला हो जाता है। ओके, लेकिन इसके बाद अगर हम कंट्रोल होम बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाने से A1 सेल पर यानी कि वर्कबुक की पहली सेल पर पहुंच जाते हैं। आप चाहे कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम पर, यदि आप कंट्रोल होम बटन दबा दोगे तो जो MS एक्सेल की पहली सेल होती है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। यदि वर्तमान में FG 148 सेल सिलेक्ट है और कंट्रोल होम बटन दबाया जाता है तो कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे बताओ। आप किसी भी सेल पर मौजूद हो, यदि आप कंट्रोल होम दबाते हो तो ऑलवेज A1 पर पहुंचोगे, तो ऑलवेज A1 सेल पर पहुंचोगे। बात समझ में आई कंट्रोल होम की, यस और नो। कंट्रोल होम का जादू समझ में आया या नहीं आया बताएंगे। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। होम बटन क्या करेगा, रो वही रखेगा, कॉलम ऑलवेज A कर देगा, लेकिन कंट्रोल होम रो और कॉलम दोनों को A1 कर देगा, है ना। चलो, तो बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आ रही हैं, आसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं फॉर्मूला बार। हमने जो कल की क्लास में समझा था कि जो हमारी रिबन होती है उसके नीचे फॉर्मूला बार दिया रहता है, और एक्टिव सेल, जो सेल आपने वर्तमान में सिलेक्ट की है उसके अंदर जो भी डेटा लिखा है वो कहाँ शो होता है, वो फॉर्मूला बार में शो होता है। यही बात तो थी। तो बिल्कुल स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं वो सब फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। एक्टिव सेल में मौजूद डेटा फॉर्मूला बार में शो होता है और इसका प्रयोग करके सेल के कंटेंट को एडिट भी हम कर सकते हैं। यानी कि ये जो होता है यहां से आप उस डेटा को एडिट भी कर सकते हो। फॉर्मूला बार हो गया जी। चलो, अब इस फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो अभी दिखाई देगा। यहां पर एक ऐसा राइट का टिक होता है, यहां पर एक क्रॉस का टिक होता है और यहां पर ऐसे एक FX लिखा होता है। इनका क्या मतलब है देखो। तो एक्सेल में कैंसिल बटन जो क्रॉस है, ये कैंसिल बटन क्रॉस फॉर्मूला बार में बाईं ओर लिखा होता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में जो क्रॉस है इसका मतलब क्या है, या ये कहां होता है। तो फॉर्मूला बार में बाईं ओर, एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर ये जो आपको प्रदर्शित होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटर बटन। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है वो है आपकी एडिट अ सेल। क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हम MS एक्सेल में अपनी सेल को एडिट कैसे कर सकते हैं। बात आती है एडिट क्या होता है जी। तो जैसे आप व्हाट्सएप में अब एक नया फीचर आ गया कि मैंने किसी को गुड मॉर्निंग लिख दिया और भेज दिया, लेकिन मैं सोच रहा था यार सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, इसके आगे एक अगर मैं दिल भेज दूं या इमोजी भेज दूं तो शायद अलग ही बात बन जाए है। तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को सिलेक्ट करके एडिट करते हैं, तब जाकर के उसमें बदलाव करते हैं। ऐसे ही जो हमारा MS एक्सेल होता है उसमें देखो सेल कैसे काम करती है। मान लो ये है, मैंने यहां पर लिखा आपका ओम, ठीक है, मैंने यहां पर ओम लिखा और एंटर बटन दबा दिया। अब अगर मैं दोबारा इस सेल पर जाता हूं और मैं कोई बटन दबाऊंगा तो जो पहले लिखा था वो इरेज हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा, लेकिन मुझे तो इसी में बदलाव करना था। तो अब इस सेल को एडिट करना होगा। अब इसे एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक तो आप इसमें जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो, ठीक है, और फिर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका होता है आप इस सेल को सिलेक्ट करो और फिर जो इसमें कंटेंट लिखा है वो फॉर्मूला बार में दिखने लगेगा, यहां पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है।
इसके अलावा क्या तरीका है, इस सेल को सिलेक्ट करो, F2 बटन दबाओ और फिर यहीं पर आगे बदलाव कर दो। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी सेल को एडिट करने के। कौन कौन से 3 तरीके हैं आप समझ गए होंगे, देखेंगे एक बार कि देखो MS एक्सेल में किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को हम 3 प्रकार से एडिट कर सकते हैं। एक तो होता है सेल पर डबल क्लिक करके, यानी कि जो भी लिखा है उस पर अगर आपने जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दिया तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, F2 बटन दबाकर सेल को एडिट मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो सेल है आपकी फिर उसमें एडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला बार पर क्लिक करके किसी सेल को एडिट किया जा सकता है। बाय फॉर्मूला बार अ सेल कैन बी एडिटेड बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो बताएंगे एक बार, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई। F2 बटन का काम क्या है, एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डेटा को अंत में जोड़ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए हम F2 बटन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे बताएंगे कि क्या आपको यहां तक की सभी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई, बताओ। क्या यहां तक की सभी बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, कंफर्म करेंगे। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है और फिर हम, ठीक है चले, तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा, फिर आगे की चीजें हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो समझेंगे। सबसे पहले हमने सेल रेंज के बारे में जाना कि सेल रेंज होता क्या है। तो जब हम एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ज्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो वो रेंज हो जाती है। रेंज को दिखाने के लिए हम कॉलोन्स यानी कि अनुपात वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम MS एक्सेल में किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो जो सेल पहले सिलेक्ट होगी वही हमें नेम बॉक्स में दिखाई देती है। इसके बाद हमने देखा टोटल नंबर ऑफ कॉलम और रो कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा टोटल सेल कितनी है इस रेंज में। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं, टोटल कॉलम निकालो, रो निकालो और उनका गुणा कर दो। ठीक है, इसके बाद एक्सेल में अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो ओनली तो राइट अलाइनमेंट होगा, बाकी सब में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है आपका। सेल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आप शिफ्ट बटन दबाकर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज सिलेक्ट होगी, और अगर आप कंट्रोल बटन दबा करके रेंज सिलेक्ट करेंगे तो दूर दूर की सेलें सिलेक्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते हैं तो दाईं ओर का एक सेल सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो बाईं ओर का एक सेल सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस प्लस राइट एरो तो राइट हैंड का पूरा कंप्लीट जितनी भी एंड तक है वो सभी सिलेक्ट, और कंट्रोल प्लस प्लस लेफ्ट एरो तो जहां पर आपकी सेल मौजूद है वहां से लेफ्ट की सारी सेल सिलेक्ट। अगर शिफ्ट के साथ अप एरो तो एक ऊपर की सेल सिलेक्ट, अगर शिफ्ट के साथ डाउन एरो तो नीचे की सेल सिलेक्ट। अगर कंट्रोल प्लस प्लस अप एरो है तो जहां पर आप मौजूद है वहां से लेकर शुरुआत तक की सभी सेल सिलेक्ट, और कंट्रोल प्लस प्लस डाउन एरो तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से लेकर नीचे तक की सभी सेल सिलेक्ट। ठीक है, चलिए ये सभी मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है नीचे, कंट्रोल आर से होता है राइट साइड में। कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल होगा। टैब बटन क्या काम करता है, टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल में जाते हैं, शिफ्ट टैब से बाईं ओर की, एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमने जाना है यहां पर कि होम बटन दबाने से क्या होगा, रो वही रहेगी, कॉलम ए हो जाएगा ऑलवेज। कंट्रोल होम दबाने से क्या होगा, तो रो और कॉलम दोनों ही A1 हो जाएंगे आपके। स्प्रेडशीट एक्टिव सेल में जो भी फॉर्मूला एंटर करते हैं वो फॉर्मूला बार में हमें दिखाई देता है। ये बात हमने जान ली। एडिट अ सेल क्या है, किसी सेल को एडिट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका जिसमें हम सेल को क्या कर सकते हैं, F2 बटन दबाकर एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जहां पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं, और तीसरा तरीका आपका जो होता है वो होता है कि आप फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन MS एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, राधे राधे। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद।